हेलो एवरीवन, माय नेम इज जलाल एंड यू वाचिंग विद JKYZ। हमारी पिछली वीडियो में स्टेज 3 रिस्ट्रिक्शंस इम्प्लीमेंटेड थी और इस वीडियो में आई एम मेकिंग दिस वीडियो आफ्टर ऑलमोस्ट 3 वीक्स। स्टेज 4 रिस्ट्रिक्शंस इम्प्लीमेंट हो गई हैं इन ऑस्ट्रेलियन स्टेट विक्टोरिया बिकॉज लास्ट 2-3 वीक्स में न्यू केसेस ऑलमोस्ट 500 to 600 आ रहे थे एवरी डे। तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि अब हम स्टेज 4 में मूव ऑन कर जाते हैं। स्टेज 4 रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी सख्त हैं और इसमें आप घर से 5 किलोमीटर की रेडियस से बाहर नहीं जा सकते और अगर ग्रॉसरी करने जाना है तो आपके घर से सिर्फ एक बंदा ग्रॉसरी के लिए जाएगा, वो भी दिन में सिर्फ एक बार। और अगर आप एसेंशियल वर्कर हैं तो आपको अपने एम्प्लॉयर से परमिट लेना पड़ेगा और वो परमिट आप अपने साथ रखेंगे। अगर आपको रास्ते में पुलिस रोकती है तो यू हैव टू शो दैट परमिट। इन अदर वर्ड्स, अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो उसके लिए आपके पास एक सॉलिड रीज़न होनी चाहिए, अदरवाइज यू कैन नॉट। तो चूंकि लॉकडाउन है और आप कहीं जा नहीं सकते और आपके घर कोई आ नहीं सकता और यू आर कन्फाइंड टू जस्ट योर होम ओनली, तो इस टाइम को यूटिलाइज करने के लिए आई वॉज रीडिंग अ बुक और मुझे काफ़ी अच्छी लगी बुक, मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला उस बुक से। तो आई थॉट कि मैं आपसे भी उस बुक के बारे में शेयर करूँ। ये बुक है द लिटिल बुक ऑफ इकिगाई और इसको जापानीज राइटर केन मोगी ने लिखा है। मुझे तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला इस बुक से, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस बुक का जैसा कि टाइटल है द लिटिल बुक ऑफ इकिगाई, और इकिगाई बेसिकली जापानीज वर्ड है और इसका इंग्लिश में मतलब है रीज़न टू लिव। और इसमें हमें राइटर ने ये बताने की कोशिश की है कि अगर आपके पास कोई इकिगाई है, अगर आपके पास रीज़न टू लिव है, तो इट विल हेल्प यू लिव लॉन्गर, हैप्पियर एंड हेल्दियर लाइफ। और अपने इस पॉइंट को बैक करने के लिए राइटर ने काफ़ी ज़्यादा इस बुक में एग्जांपल्स दी हैं और कुछ रिसर्च का हवाला दिया है। उन्होंने बताया कि एक यूनिवर्सिटी ऑफ जापान में एक रिसर्च होती है, 7 साल तक वो रिसर्च जारी रहती है और वो लोगों में जो उस रिसर्च का हिस्सा थे, नॉर्मल रैंडम लोग, उनमें वो क्वेश्चनियर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं और उनसे रेगुलरली इन कांटेक्ट और इन टच रहते हैं और आफ्टर 7 years वो उसको कंपाइल अप करते हैं और एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। उस रिपोर्ट के मुताबिक जिन लोगों के पास इकिगाई थी वो हेल्दी थे, उनमें कोई बीमारियां नहीं थी, उनको कोई हेल्थ इश्यूज एज सच नहीं थे बड़े बड़े, स्पेशली शुगर, डायबिटीज़ या हार्ट की डिजीज़ उनमें बिल्कुल नहीं थी और वो काफ़ी खुश थे। और उसके बरअक्स जो दूसरा ग्रुप था वो अनहेल्दी थे, उनमें हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा थे, स्पेशली हार्ट के इश्यूज। और उनसे जब पूछा गया कि आपकी इकिगाई क्या है तो उन्होंने कहा कि वी आर काइंड ऑफ लॉस्ट, हमारी कोई इकिगाई नहीं है। राइटर ने हमें ये बताने की कोशिश किया कि आपकी लाइफ में इकिगाई यानी रीज़न टू लिव होना बहुत ज़रूरी है। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि इकिगाई क्या होनी चाहिए। कोई बहुत बड़ी इकिगाई होनी चाहिए कि मैंने कोई बहुत बड़ा बिजनेस स्टैब्लिश करना है, या मैंने कोई बहुत बड़े मैंशंस खड़े कर देने हैं, या मैंने कोई एप्पल या माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी लॉन्च करनी है। इकिगाई होनी क्या चाहिए? इस बात को बैक करने के लिए, इस बात का जवाब देने के लिए राइटर जाते हैं जापान में एक साउदर्न मोस्ट पार्ट में आइलैंड है और उस आइलैंड का नाम है ओकिनावा। और ये आइलैंड मशहूर है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग 100 क्रॉस कर गए हैं और काफ़ी लोग अभी भी वहाँ पे जिंदा हैं जो 102, 110, 105 ईयर्स के हैं। और वो ये राइटर वहाँ पे जाते हैं और कुछ लोगों से इंटरव्यू करते हैं। तो उन्होंने एक 102 साल के बंदे से पूछा कि भाई आपकी इकिगाई क्या है? तो उन्होंने कहा कि मेरी इकिगाई है कि मैं कराटे मास्टर हूँ एंड आई वांट टू लुक आफ्टर माय कराटे स्किल्स एंड आई वांट टू टीच कराटे। ये मेरी इकिगाई है, ये दैट्स माय रीज़न टू लिव। एक और 100 ईयर्स के बंदे से उन्होंने पूछा कि आपकी इकिगाई क्या है? तो वो कहते हैं मुझे फिशिंग बहुत पसंद है, मैं फिशिंग करने जाता हूँ तो आई एंजॉय दैट, और मैं हफ्ते में 3 दफ़ा फिशिंग करने जाता हूँ एंड दैट्स व्हाट माय इकिगाई इज। एक और 102 साल की बूढ़ी अम्मा से वो जाके पूछते हैं कि अम्मा जी आपकी इकिगाई क्या है? तो वो कहती हैं कि मेरी रीज़न टू लिव है कि मैं अपनी ग्रेट 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 ग्रैंड डॉटर्स को अपनी गोद में लूँ और उनको प्यार करूँ, उनके साथ खेलूँ। तो यहाँ से हमें ये मालूम हुआ कि इकिगाई होना तो ज़रूरी है, लेकिन बहुत बड़ी इकिगाई होना, मैसिव इकिगाई होना ज़रूरी नहीं है। ये कुछ भी हो सकती है। इवन के राइटर ने ये तक कहा कि हो सकता है किसी की इकिगाई ये हो कि वो सुबह रनिंग के लिए जाता है, वापस आता है तो एक्साइटेड होता है कि आज मैं हेल्दी नाश्ता बनाऊंगा रोज़,
ये भी आपकी इकिगाई हो सकती है। एनीथिंग विच मेक्स यू हैप्पी ड्यूरिंग द डे और विच मेक्स यू एक्साइटेड फॉर अ डे, दैट्स रियली व्हाट इम्पोर्टेंट इज। इस बुक में राइटर ने हमें 5 पिलर्स बताए हैं कि उन पर अमल करके आप अपनी इकिगाई को फ्लरिश कर सकते हैं। ऑब्वियसली मैं आपको 5 पिलर्स के बारे में तो नहीं बता सकता, कॉपीराइट्स का इश्यू होता है, बट उनमें से 3 पिलर्स का मैं आपको जरूर बताऊंगा। वैसे तो मैं आपको ये बुक रिकमेंड करूंगा कि आप पूरी पढ़ें अगर आपके पास टाइम है, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ये 3 मैं आपको पिलर्स बताऊंगा अपनी जुबानी। आई थिंक ये आपकी इकिगाई के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होंगे। एक एग्जाम्पल इस बुक में हमें राइटर ने दी है और बड़ी खूबसूरती से उसने ये बयान की है एग्जाम्पल, और इसी एग्जाम्पल को लेकर मैं शुरू करूँगा और इसी में फिर हम डिफाइन करते जाएंगे वो 3 पिलर्स। जापान में सुमो रेसलिंग होती है और सुमो रेसलिंग आपको पता है जापान में बहुत मशहूर है। हर साल ये सुमो रेसलिंग का कंपटीशन जापान में होता है और जो ये कंपटीशन जीतता है उसको योकोजुना का टाइटल दिया जाता है। अक्सर हमने स्ट्रीट फाइटर में एक कैरेक्टर भी है योकोजुना का, सो बेसिकली दैट इज द चैंपियन ऑफ दिस टूर्नामेंट जो हर साल वहाँ पे होता है। राइटर ने हमें सुमो रेसलिंग की एग्जांपल इसलिए दी है कि वो कहते हैं कि सुमो रेसलिंग में और 5 पिलर्स ऑफ इकिगाई का काफ़ी अच्छा कोरिलेशन है। और हम स्टार्ट करते हैं कि राइटर ने कहा कि जब आप फाइट्स हार जाते हैं या हार रहे होते हैं तो आप लोअर लेवल पे आ जाते हैं। ना सिर्फ लोअर लेवल वाले जो फाइटर होते हैं, सुमो रेसलर्स होते हैं, वो अपनी ट्रेनिंग करते हैं अगली फाइट के लिए, बल्कि वो अपर लेवल वाले जो जीत रहे होते हैं फाइट सुमो रेसलर्स, उनके असिस्टेंट के तौर पे भी काम करते हैं। और असिस्टेंट के साथ वो अब उसकी लाइफ एडमिन के काम भी कर रहा है, उसके कपड़े भी उठा रहा है, उसकी फाइट में जाके जो है बाहर खड़ा भी हो रहा है, उसकी चीज़ें भी देख रहा है और वो अपनी फाइट भी कर रहा है। इससे हमें ये पता चलता है कि इसका एक पिलर है रिलीज योरसेल्फ, यानी कि अपने आप को पहचानना है आपने। सुमो रेसलर ने अपने आप को पहचान लिया कि यार मैं फाइट हार गया था, बट डजेंट मैटर, आई विल ट्राई अगेन, आई विल वर्क हार्ड अगेन। लेकिन उसने अपनी ईगो की प्रॉब्लम नहीं बनाई कि मैं उसके असिस्टेंट भी बन जाऊंगा अब जिससे मैं हारा हूं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमें आजकल के दौर में अपने आप को आइडेंटिफाई करना है। ये नहीं देखना कि अगला बंदा हो सकता है यार वो दोस्त मेरा वो काम कर रहा है तो मैं भी वो काम करूंगा तो मैं भी सक्सेसफुल हो जाऊंगा, कामयाब हो जाऊंगा। हो सकता है आप वो काम करें तो कामयाब ना हो सकें। आप क्रिएटिव माइंड है और वो टेक्निकल माइंडेड बंदा है, आप वो काम नहीं कर सकते, लेकिन आपका माइंड क्रिएटिव है, आप कुछ और काम कर सकते हैं अच्छे तरीके से। बेसिकली राइटर ने भी ये कहा है कि हर इंसान दूसरे इंसान से डिफरेंट है। इवन के जो ट्विन्स होते हैं, मेरे खुद के दोनों बड़े भाई ट्विन्स हैं, बट दे आर टोटली डिफरेंट। उनका वे ऑफ थिंकिंग, उनका पर्सपेक्टिव इट्स टोटली डिफरेंट। तो हर इंसान दूसरे इंसान से डिफरेंट है और हमें इस बात को समझना चाहिए। हमें अपने आप को पहचानना चाहिए सबसे पहले कि हमारी इकिगाई क्या है। दूसरा उसने बताया कि सुमो रेसलिंग में जब आप फाइट करने जाते हैं तो आप पहले बो डाउन करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। कराटे में भी यही होता है। और जब आप जीत जाते हैं तो आप उसी वक्त, जो जीतने वाला होता है वो उसी वक्त एकदम खुशी का इजहार नहीं करता, वो रिस्पेक्ट करता है अपने ओपोनेंट का और वो फिर दोबारा से फाइट करने के बाद बो डाउन करते हैं। एंड उसके बाद अगर उसने कोई बनानी भी है खुशी तो वो आगे जाके अपने ओपोनेंट के सामने नहीं करता। क्यों? ये एक अलग पिलर है, सेकंड पिलर है और उसका नाम है हार्मनी एंड सस्टेनेबिलिटी। यानी कि हमने एक दूसरे का ख्याल करना है, हमने एक दूसरे को रिस्पेक्ट देनी है। हो सकता है आपकी इकिगाई हो कि आप नए स्किल्स सीखते हो, आप टेक्निकल स्किल्स सीखते हो, आप बुक्स पढ़ते हो, लेकिन आपके दोस्त की इकिगाई हो कि आप वो गेम्स खेलता हो, ऑनलाइन गेम्स खेलता हो। आप कहें यार ये क्या, तुम इतना बड़ा हो गया और अभी तक मल्टीप्लेयर गेम्स और गेम्स में लगा हुआ है। नहीं, उसकी वो इकिगाई है, वो उसमें अपने आप को खुशी महसूस करता है। आपकी इकिगाई है कि आप बुक्स पढ़ते हैं, आप स्किल्स सीखते हैं। हमने एक दूसरे की इकिगाई का, हमने एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है, एंड दैट इज द सेकंड पिलर जिसके बारे में आपको बताना चाहता था। अब जो थर्ड पिलर है वो है नाउ एंड देन। यानी कि उसने हमें बताने की कोशिश की राइटर ने कि जितने भी सुमो रेसलर्स हैं वो हार भी रहे हैं, वो अपनी फाइटिंग की भी तैयारी कर रहे हैं, अपनी नेक्स्ट फाइट के लिए भी तैयार हो रहे हैं और एज एन असिस्टेंट भी काम कर रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई छोड़ के नहीं जाता। वो फिर भी अपने आप को ट्रेनिंग कर रहे होते हैं खुशी से। क्यों? क्योंकि जितने भी सुमो रेसलर होते हैं उनको स्पोर्ट्स से प्यार है, इस रेसलिंग से प्यार है। उनको, उनके लिए हारना या जीतना इट्स अ बाय प्रोडक्ट नाउ। तो वो उस नाउ एंड देन में, प्रेजेंट में रह कर उस रिंग को, उस कंपटीशन की वाइब को, म्यूजिक को, उस कल्चर को एंजॉय कर रहे होते हैं।
उनके लिए हारना जीतना मैटर नहीं करता, इसलिए वो प्रेजेंट में रह रहे होते हैं और वो खुशी से काम कर रहे होते हैं। और इससे हमें यही सबक मिलता है कि हम भी जो है वो अपने प्रेजेंट को एंजॉय करें। हम सोच रहे होते हैं कि यार हमें रिवॉर्ड मिलेगा तो हम खुश होंगे, और यही बात राइटर ने भी कहा, उसने इसको टर्म दिया फोकसिंग इल्यूजन। राइटर कहता है कि जितने भी गैर शादीशुदा हैं वो कहते हैं यार जब तक हमारी शादी नहीं होगी हम खुश नहीं होंगे। या एक बंदा कहेगा यार जब तक मुझे मेरी ड्रीम जॉब नहीं मिलेगी मैं खुश नहीं होऊंगा, या जब तक मेरा ये काम नहीं होगा। वो डिफाइन कर लेते हैं अपनी खुशी को कि मैं जब तक ये अचीव नहीं कर लूंगा मैं खुश नहीं होऊंगा। राइटर ने कहा है कि ये एक बहुत ही कंसर्निंग चीज़ है, हमें अपने प्रोसेस को एंजॉय करना चाहिए, रिवॉर्ड को और आगे फ्यूचर को नहीं देखना चाहिए। हाँ, आपने गोल सेट किया हुआ है, यस यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट गोल, बट आप प्रेजेंट को एंजॉय करना सीखें। अगर आप प्रेजेंट को एंजॉय करेंगे तो जैसे सुमो रेसलर्स के लिए हारना और जीतना इट्स अ बाय प्रोडक्ट, तो आपके लिए भी रिवॉर्ड बाय प्रोडक्ट हो जाएगा, और यू विल स्टार्ट लिविंग योरसेल्फ इन अ मोमेंट, इन दैट प्रेजेंट मोमेंट। और यही बात हमें राइटर ने इस बुक में बताने की कोशिश की है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे इस बुक में से काफ़ी पसंद आई, और मुझे काफ़ी इसने जो है इम्प्रेस भी किया, और मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। एंड दैट इज़ द रीज़न कि मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी ये शेयर किया जाए। वंस अगेन, इस बुक का नाम है द लिटिल बुक ऑफ इकिगाई। इकिगाई का मतलब रीज़न टू लिव, और 3 पिलर्स का हमने जिक्र किया। सबसे पहले कि रिलीजिंग योरसेल्फ, अपने आप को आइडेंटिफाई करें, दौड़ में ना लगें, सोशल मीडिया में ना देखें कि कौन क्या कर रहा है, मैंने भी वो करना है, अपने आप को पहचानें। सेकंड इज़ कि हार्मनी एंड सस्टेनेबिलिटी, रिस्पेक्ट करें एक दूसरे की। एक अपनी इकिगाई आपकी है, आप बिल्कुल वो करें, लेकिन दूसरे की इकिगाई का भी रिस्पेक्ट करें, मजाक ना उड़ाएं, छोटी है बड़ी है डजेंट मैटर, वो उसको खुश रख रही है तो उसको खुश रहने दें। एंड थर्ड इज़ कि अपने प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करें, फोकसिंग इल्यूजन में ना पड़े कि वो हासिल कर लूँगा तो खुश होऊंगा, वो हासिल कर लूँगा तो खुश होऊंगा। नहीं, अपने प्रेजेंट मोमेंट को, अपने प्रोसेस को एंजॉय करें। मैंने तो ये चीज़ें जब पढ़ी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, और मैं इस पर अमल करने की भरपूर कोशिश भी करूँगा, और होपफुली आप लोग भी इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आई विल रियली अप्रिशिएट कि आप उसको सब्सक्राइब करें। मुझे ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी, और कमेंट सेक्शन में ये भी ज़रूर बताइएगा कि व्हाट्स योर इकिगाई।